देखिए इस वीडियो में हम लोड बैलेंसर पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा रिडंडेंसी एंड रेप्लिकेशन क्या होता है। अब देखिए एक बंदा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, उसके सामने 4 नोड्स हैं। कौन डिसाइड करेगा कि वो रिक्वेस्ट किस नोड के पास जानी है? लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा। तो मैंने लिखा है लोड बैलेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क अक्रॉस ऑल नोड्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। यानी कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है रिक्वेस्ट को अक्रॉस ऑल द नोड्स, डिसाइड कौन करता है? लोड बैलेंसर डिसाइड करता है। अगर आपके पास 4 नोड्स हैं और रिक्वेस्ट आ रही हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट किस नोड पे जाएगी वो कौन डिसाइड करता है? लोड बैलेंसर डिसाइड करता है। रेस्पॉन्स तो सेम ही आना है। क्यों? क्योंकि रिडंडेंट नोड्स हैं, सेम कोड बेस है चारों के चारों नोड्स पर। ठीक है, तो रेस्पॉन्स सेम ही आना है, लेकिन किस पर रिक्वेस्ट जाएगी लोड बैलेंसर वो डिसाइड करता है। एग्जांपल देखेगा, मान लीजिए आप कंपनी में, ठीक है, आपने कुछ चेंज किया, आपने जार बनाई, फिर आपको डिप्लॉय करना है। 4 सर्वर हैं तो चारों पे डिप्लॉय करनी पड़ेगी वो। ठीक है, आपने जार बना दी, ठीक है, और चारों सर्वर पे जार जो है वो डाल दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बीच में होता है VIP, वर्चुअल IP। ठीक है, मान लीजिए एक वेबसाइट है xyz.com। ठीक है, ये जो XYZ होता है ना, ये कोई IP तो है नहीं, इसे बोलते हैं वर्चुअल IP। ठीक है, वर्चुअल IP ये नाम है एक। ठीक है, ये किसी एक नोड का नाम नहीं है, ये क्या है? एक वर्चुअल IP है, ये किसी एक नोड को डायरेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो मैंने अपना क्रोम खोला, उसमें डाला xyz.com। ठीक है, ये रिक्वेस्ट कहां जाएगी? ये जाएगी लोड बैलेंसर के पास। लोड बैलेंसर के अंदर कोड लिख देते हैं हम कि जब xyz.com आएगी तो वो किस नोड पे जानी चाहिए रिक्वेस्ट। इस नोड पे जानी चाहिए, इस नोड पे जानी चाहिए, इस नोड पे जानी चाहिए, इस नोड पे जानी चाहिए। यहाँ पे IP लिखी होती है, IP। ये कि इसकी एक IP होगी, ऑब्वियसली इसकी एक IP होगी, इसकी एक IP होगी, इसकी एक IP। ठीक है, तो लोड बैलेंसर में लिखा होता है, ठीक है, कि कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो वो किस नोड पे जाएगी, किस IP पे जाएगी। ठीक है, रोल्स ऑफ लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर के क्या रोल्स हैं? पहला है लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल ओवर एवरी नोड। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नोड पे कोई काम ही नहीं है, यानी कि कोई रिक्वेस्ट जा ही नहीं रही है, और एक ऐसा है कि हर रिक्वेस्ट वहीं जा रही है, बहुत बिजी चल रहा है वो नोड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरा क्या है? हेल्थ चेक। हेल्थ चेक बोले तो कि भाई मान लीजिए 4 नोड्स हैं, तो लोड बैलेंसर चेक रखता है कि कौन सा नोड सही काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए हेल्थ चेक का रेस्पॉन्स नहीं आया एक नोड से, तो अगली बार से लोड बैलेंसर इस नोड पर रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, क्योंकि वहां पे उसकी हेल्थ सही नहीं आई है। फिर बोल रहा है लोड बैलेंसर इंश्योर्स हाई स्केलेबिलिटी, हाई थ्रूपुट एंड हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है, हाँ पता है, क्योंकि हेल्थ चेक से वो देख लेगा कि वो नोड चल रहा है या नहीं चल रहा है, और फिर अगर वो नहीं चल रहा होता है तो वो सही नोड पे जो कि वर्किंग कंडीशन में है उस पे पास ऑन कर देगा, उस पे रिडायरेक्ट कर देगा रिक्वेस्ट को। तो ये हाई अवेलेबिलिटी हो गई। हाई थ्रूपुट हो ही जाएगा क्योंकि हाई अवेलेबिलिटी है। हाई स्केलेबिलिटी, हाँ, आप हॉरिजॉन्टली स्केल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली स्केल कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को, और जो हेल्प कर रहा है स्केल करने में वो कौन है? लोड बैलेंसर ही है। ठीक है, कि मेरे पास 4 नोड्स हैं, मान लीजिए अभी 4 नोड्स हैं, 4 और एड ऑन कर दिए मैंने, तो कौन इंश्योर करेगा कि उन 4 नोड्स का भी इस्तेमाल करना है? लोड बैलेंसर ही तो करेगा। व्हेन टू यूज इट एंड व्हेन नॉट टू यूज इट। देखिए मोनोलिथिक एप्लीकेशन में कोई यूज करने की जरूरत है नहीं लोड बैलेंसर की, एक ही सर्वर है अपना। लोड बैलेंसर से क्या करोगे? वर्टिकली स्केल करते हैं हम उसको, ना कि हॉरिजॉन्टली, यानी कि एक ही मशीन होती है हमारी मोनोलिथिक में। ठीक है ना, तो उसमें कोई लोड बैलेंसर की जरूरत है नहीं। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर या बोले तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम हॉरिजॉन्टली स्केल करते हैं, यानी कि एक मशीन नहीं होती है, हम 10 मशीन ले आते हैं स्केल करने के लिए। ठीक है, एक काम है, ठीक है, उसके लिए एक मशीन है, अभी उसी काम के लिए अब 10 मशीन ले आया मैं, तो हॉरिजॉन्टली स्केल कर दिया मैंने। तो उस 10 मशीन पे इक्वल लोड आ रहा है, कौन इंश्योर करेगा? लोड बैलेंसर। चैलेंजेस ऑफ लोड बैलेंसिंग। अब लोड बैलेंसिंग के चैलेंजेस भी हैं भाई, वो क्या है? देखिए लोड बैलेंसर तो एक ही है मेरा भी, ठीक है, तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर उसमें भी तो हो सकता है। समझ रहे हो बात को? लोड बैलेंसर ही खराब हो गया, वही काम करना बंद पड़ गया, तो कैसे चलेगा? तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, उसको ओवरकम करने के लिए एक पैसिव लोड बैलेंसर ले आएंगे हम। ठीक है, मेरे पास एक लोड बैलेंसर है, अब 2 लोड बैलेंसर हो जाएंगे। एक पैसिव स्टेट में पड़ा हुआ, अगर मान लीजिए मेरा वर्किंग वाला बंद पड़ जाता है तो पैसिव को उठा के ले आऊंगा मैं, सिंपल सी बात है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लोड बैलेंसर। अगर बोरियत लग रही है तो स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में।
अब पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लोड बैलेंसर। पहला है ऑप्टिमाइजेशन। लोड बैलेंसर हेल्प इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड लोअर रेस्पॉन्स टाइम, देयरबाय ऑप्टिमाइजिंग द सिस्टम इन अ हाई ट्रैफिक एनवायरनमेंट। बोल रहा है रिसोर्स यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास 10 मशीन है और मैं एक का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, 3 का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, 4 का ही कर रहा हूँ, तो 6 तो ऐसी पड़ी हैं, तो लोड बैलेंसर क्या करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है ताकि जो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज हों एंड रेस्पॉन्स टाइम भी कम आए। अगर मान लीजिए मेरे पास 10 रिसोर्स हैं और मैं यूज एक ही को कर रहा हूँ, तो डाउन पड़ जाएगा, रेस्पॉन्स टाइम भी कम आएगा। लेकिन अगर सारे रिसोर्सेज यूज होंगे तो रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स टाइम भी क्या होगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। दूसरा पॉइंट है बेटर यूजर एक्सपीरियंस। हाई अवेलेबिलिटी होगी तो बेटर यूजर एक्सपीरियंस भी होगा। मैंने बताया था हाई अवेलेबिलिटी क्यों होती है कि भैया अगर मान लीजिए एक सर्वर बंद पड़ जाता है तो वो रीडायरेक्ट कर देगा लोड बैलेंसर अपना सही सर्वर पर कि भैया आप तो बंद पड़ गए हो, आपके पास रिक्वेस्ट नहीं आएगी। अब अगर उस पर कोई रिक्वेस्ट जाएगी नहीं तो बंदा जो बैठा है इंतजार कर रहा है उसको वेट करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर गलत सर्वर पर रिक्वेस्ट चली गई जो कि बंद पड़ा है तो रेस्पॉन्स आएगा नहीं। तीसरा है प्रिवेंट्स डाउन टाइम। हाँ सेम बात है भाई, हाई अवेलेबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है भैया। अगर मान लीजिए 10 सर्वर और एड ऑन कर दिया आपने तो फिर आप उसमें लोड बैलेंसर में एंट्री कर दो, वो फिर चलने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पता भी चल जाता है लोड बैलेंसर के अंदर कि कहाँ फटा था कोड, मतलब कौन सा सर्वर डाउन हुआ था और कौन सा सर्वर सही काम कर रहा है, किसका कितना रेस्पॉन्स टाइम है। स्केलेबल, हाँ स्केलेबल होती है। रिडंडेंसी तो होती है। खैर अब देखते हैं भाई लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स। 6 लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स हैं। देखने में तो बहुत टफ सा लग रहा है लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। पहला है राउंड रोबिन। मेरी आंखों के सामने 4 सर्वर्स हैं। लोड बैलेंसर राउंड रोबिन में रिक्वेस्ट को भेजेगा। कहने का मतलब पहली रिक्वेस्ट आई पहले सर्वर को दे दी, दूसरी दूसरे को, तीसरी तीसरे को, चौथी चौथे को, फिर 5वीं आई फिर पहले को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर से पहले को। यानी कि कुछ खास नहीं है ना, रोटेशन फैशन में कर रहा है। फिर है वेटेड राउंड रोबिन। वेटेड राउंड रोबिन में क्या होता है, अगर मान लीजिए एक सर्वर ये है मेरा, ठीक है, एक सर्वर ये है एंड एक सर्वर ये है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, मान लीजिए एक सर्वर की कैपेसिटी ज्यादा है, मान लीजिए इसकी कैपेसिटी है 3x, ये x है ये x है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए एक रिक्वेस्ट हैंडल करता है तो ये 3 रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। तो देखो क्या होगा, लोड बैलेंसर क्या करेगा, पहले रिक्वेस्ट इसको देगा, दूसरी भी इसको देगा, तीसरी भी इसको देगा, फिर चौथी इसको देगा, फिर 5वीं इसको देगा, फिर 6ठी 7वीं 8वीं इसी को देगा, 9वीं एंड 10वीं, फिर उसके बाद फिर से ये 3 इसको, फिर इसको, फिर इसको। ये कहानी चलेगी वेटेड राउंड रॉबिन में। देखते हैं पहले इसकी कैपेसिटी, अगर कैपेसिटी ज्यादा है तो उसी के हिसाब से उसको रिक्वेस्ट दी जाती है, ठीक है। फिर तीसरा है IP हैश एल्गोरिदम। अब देखिए यहाँ पे ना स्टैटिक लिखा है मैंने, राउंड रॉबिन स्टैटिक होती है, वेटेड राउंड रॉबिन भी स्टैटिक होती है। मतलब बताऊंगा इसका क्या होता है। IP हैश एल्गोरिदम, लोड बैलेंसर आया, ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं हूं, मैंने रिक्वेस्ट करी, ठीक है भाई, मुझे ये चाहिए, इसका रेस्पॉन्स चाहिए xyz.com का। लोड बैलेंसर के पास आई मेरी रिक्वेस्ट, उसने देखा कि भाई मेरी IP क्या है, ठीक है, IP ली उसने, एक हैश फंक्शन यूज किया, कुछ आउटपुट आया, उस आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग निकल के आएगा कि कौन सा सर्वर मेरे को मिलेगा। समझ रहे हो बात को। यूजर आया, यूजर ने रिक्वेस्ट करी, लोड बैलेंसर ने उसकी IP देखी, सोर्स IP बेसिकली है ना, उस IP के कॉरस्पॉन्डिंग हैश फंक्शन के लगाने के बाद एक निकल के आएगा नोड, भैया ये लो, ये रिक्वेस्ट इस नोड के ऊपर जाए। ये क्या है, IP हैश एल्गोरिदम। तीसरा क्या है, फिर आता है सोर्स IP हैश। सोर्स IP हैश में क्या होता है, हम क्लाइंट के सोर्स IP एंड उसकी डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस को कंबाइन करते हैं टू क्रिएट अ हैश, एंड वो हैश जो बताता है हमें कि कौन से नोड पे हमारी रिक्वेस्ट जानी है। होता क्या है, मान लीजिए कि ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हर बार जो रिक्वेस्ट आएगी एक पर्टिकुलर क्लाइंट से वो एक पर्टिकुलर नोड पर ही जानी चाहिए, तो उस केस में ये सोर्स IP हैश काम में आता है। फिर है लीस्ट कनेक्शन एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट आती है, लोड बैलेंसर पता कर लेता है कि ये जो रिक्वेस्ट है वो किस नोड पे जानी चाहिए ताकि कम से कम रेस्पॉन्स टाइम आए, ठीक है, यही होता है, वो उसी पे रिडायरेक्ट करता है जिसका कम से कम रेस्पॉन्स टाइम होता है ना। ये मैंने बता दिया 6 लीस्ट रेस्पॉन्स टाइम। अब पढ़ते हैं लीस्ट कनेक्शन एल्गोरिदम। लीस्ट कनेक्शन एल्गोरिदम्स यानी कि लोड बैलेंसर ये देखता है कि
जिसके कम से कम एक्टिव कनेक्शंस हैं, जिसके कम एक्टिव कनेक्शन हैं नोड के, उसी पर हमारी रिक्वेस्ट जाएगी। अब मैंने बताया था, देखो स्टैटिक लिखा हुआ है, डायनेमिक लिखा हुआ है। स्टैटिक यानी कि प्री डिफाइंड है कि कोई रिक्वेस्ट किस सर्वर पे जानी है। राउंड रोबिन में प्री डिफाइंड है, वेटेड में भी प्री डिफाइंड है, आईपी हैश, सोर्स आईपी हैश, इसमें भी प्री डिफाइंड है। लेकिन लीस्ट कनेक्शन एल्गोरिथम्स एंड लीस्ट रेस्पॉन्स टाइम इसमें प्री डिफाइंड नहीं है, इसमें चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, रन टाइम पे देख रहा है लोड बैलेंसर कि किसका कम से कम रेस्पॉन्स टाइम आ सकता है एंड किसके लीस्ट एक्टिव कनेक्शन है। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में हमने देखा लोड बैलेंसिंग के बारे में एंड देखा कि लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम्स कौन कौन सी हैं।